नमस्कार बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत के अंतर्गत हम व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे और व्याकरण में हमने समास प्रकरण शुरू किया था। तो हम 2 समास का अध्ययन कर चुके थे पिछली कक्षाओं में। देखिए, पहला जो हमने किया था वह था हमारा अव्ययी भाव समास। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद मतलब पहला पद। पूर्व पद का मतलब क्या होता है? पहला पद। उसमें किसकी प्रधानता होती है? पहले पद की प्रधानता होती है। ठीक है बेटा। अब देखो पहला पद क्या होगा, एक बार मैं आपको पुनः उसको बता देती हूँ, क्योंकि उसके अंतर्गत ये है कि अगर मान लो आपने उन दोनों को नहीं पढ़ा और इसको पढ़ोगे तो आपको ये समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो एक बार अपन हल्का फुल्का उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो, जैसे मान लो समास प्रकरण लिखा हुआ है, ठीक है। अब समास तो इसमें क्या है? पूर्व पद, और प्रकरण क्या है इसमें? उत्तर पद। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसमें किसकी प्रधानता होगी? अव्ययी भाव समास में पहले पद की प्रधानता होगी, और पहला पद ही क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था मक्षिकम, मक्खियों का अभाव। किसका अभाव? मक्खियों का अभाव। तो इस तरह से निर क्या हो गया यहाँ पे? अव्यय हो गया। निर क्या हो गया यहाँ पे? अव्यय हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में किसकी प्रधानता बताई थी? उत्तर पद की प्रधानता बताई थी। ठीक है, और अब आज जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा समास है वह है कर्मधारय समास। वैसे तो आपको पता है कि कर्मधारय समास जो है वो किसका भाग बताया था मैंने आपको शुरू में जब बताया था, है ना। कोई भी बच्चा मुझे कमेंट के माध्यम से बताएगा। ठीक है, और कर्मधारय समास किसका पार्ट है? ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर भी आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कर्मधारय समास किसका एक भाग है। ठीक है, कौन से समास का एक भाग है? देखिए, कर्मधारय समास जब तत्पुरुष समास में दोनों पदों में एक ही विभक्ति अर्थात समान विभक्ति होती है, मतलब एक ही विभक्ति पहले में भी और बाद में भी, प्रथम पद में भी और द्वितीय पद में भी, पूर्व पद में भी और उत्तर पद में भी, कुछ भी कह सकते हैं। पहला पद, दूसरा पद, पूर्व पद, उत्तर पद। ठीक है, कैसे भी हम समझ सकते हैं इसको। तो दोनों पदों में यदि समान विभक्तियां होती हैं तो वहां पर समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो समानाधिकरण को ही हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसका पार्ट है। आ गया समझ में? आ गया ना। संस्कृत भाषा में हम कर्मधारय को तत्पुरुष का ही भाग मानते हैं। ठीक है, इसी समास को कर्मधारय के नाम से जाना जाता है ना। इस समास में साधारणतया पूर्व पद तो क्या होता है? विशेषण होता है, और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद का मतलब पहले वाला पद, तो क्या होगा? विशेषण। मतलब किसी चीज की जो विशेषता बताता है, मान लो जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मान लो नील कमल है। अब कमल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कमल की विशेषता क्या है यहाँ पर? नीला होना। कमल की विशेषता क्या है यहाँ पर? नीला होना। तो इसमें पूर्व पद क्या हो गया? विशेषण हो गया, और उत्तर पद क्या हो गया? विशेष्य हो गया। बस अब वैसे तो यहीं पर खत्म हो गया मान लीजिए, लेकिन हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कर्मधारय समास का रोल यहीं तक है। पूर्व पद तो क्या होगा? विशेषण, और उत्तर पद क्या होगा? विशेष्य। मतलब जैसे मान लो मैंने कह दिया जाए कि मैं आपको कह दूं कि वह बच्चा पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट है। ठीक है, अब इंटेलिजेंसी उसका क्या हो गया? इंटेलिजेंसी उसका क्या बन गया? उसका होशियार होना उसकी क्या होगी? विशेषता होगी। बच्चे तो बहुत सारे बैठे हैं कक्षा में, लेकिन किसी एक बच्चे ने उठ करके बार बार अध्यापक को क्या दिया? जवाब दिया। तो उसकी एक विशेषता टीचर ने क्या दे दी कि भाई ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है। क्या विशेषता दे दी? कि ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है। तो इस तरह से वह उस बच्चे की क्या हो गई? विशेषता हो गई। और यहाँ पर कौन सा समास निकाल लेंगे हम? कर्मधारय समास निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, मैं आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब आगे देखिए, इसमें और भी देखिए। इस उदाहरण में नील कमल, इन दोनों पदों में समान विभक्तियां हैं, अर्थात पहले पद में भी और बाद वाले पद में भी दोनों में समान विभक्तियां होंगी। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ नीलम पद विशेषण है और कमलम पद क्या है? विशेष्य है। अभी मैंने समझाया आपको, कमलम पद क्या है? यहाँ पर विशेष्य है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। ठीक है, अब देखो इसको वैसे तो
विशेषण और विशेष्य से मान लो अपन ने इसको समझ लिया, लेकिन कुछ भाग कर दिए गए हैं। कई बार क्या है कि उपमेय में उपमान की संज्ञा दे दी गई है ना, कई बार क्या है असाधारण को साधारण को, असाधारण को साधारण से बता दिया गया। तो इस तरह से इसके कुछ पार्ट मैंने आपके लिए बना करके आपके सामने लेकर के आई हूँ, आप उन्हें भी थोड़ा सा समझें। बाकी आप जो आपने ऊपर समझा है वही वैसे तो आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि घुमा करके भी एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है। तो हम तो अपना पूरा एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में तैयार करेंगे कि कर्मधारय समास से अगर कोई प्रश्न आता है तो हमसे वह प्रश्न गलत नहीं हो। ठीक है, अब देखो विशेषण और विशेष्य है ना। तो पहला पद मैंने आपको क्या बताया था, किसी चीज की विशेषता। अब देखो पीतम अम्बरम इति, पीले हैं जो, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर है ना। तो अब अंबर की विशेषता क्या हो गई, पीला होना। ठीक है, ऐसे ही रक्तम कमलम, तो समस्त पद बनाएंगे इसका, हम समास पद बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका, रक्त कमलम। क्या बन जाएगा, रक्त कमलम, अर्थात रक्त कमलम। तो क्या बनेगा यहाँ पर, रक्त कमलम, तो क्या बन जाएगा, रक्त कमलम। क्या बनेगा, रक्त कमलम। तो देखिए, अब देखो रक्त का अर्थ क्या होता है, लाल। अब कमल तो बहुत सारे हैं, जैसे अभी अपन ने नील कमलम पढ़ा था। ठीक है, नीलम कमलम पढ़ा था ना, ऊपर पढ़ा है अभी, ये देखो ये यहाँ पे ये पढ़ा है, नीलम कमलम पढ़ा है ना। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, रक्तम कमलम। क्या पढ़ा है, रक्तम कमलम पढ़ा है। तो अब लाल कमल, इसका अर्थ क्या होगा, कमल है लेकिन कैसा है, लाल है। ऐसे ही वीर पुरुष है, पुरुष है कैसा है, वीर है। वीर होना उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। दीर्घ रज्जु, बहुत बड़ी रस्सी है, रस्सी की विशेषता क्या हो गया, बड़ी होना हो गया। ऐसे ही कुत्सित राजा, कुराजा, बुरा राजा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखिए ऐसे ही महान पुरुष, महापुरुष, ये भी इसकी विशेषता होगी, पुरुष की विशेषता महान होना हो गई। श्वेत वस्त्रम, सफेद वस्त्र भी क्या हो गई, इसके वस्त्र की विशेषता क्या हो गई, सफेद रंग है ना। और ऐसे ही उन्नत वृक्ष है ना। तो क्या बन जाएगा, ये उन्नत वृक्ष है। क्या बन जाएगा, उन्नत वृक्ष है। ठीक है, इस क्या बनेगा, उन्नत वृक्ष है। ये देखिए यहाँ पर वृक्ष लिख लेना। ठीक है, ठीक है बेटा, उन्नत वृक्ष। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने उपमान उपमेयो कर्मधारय। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो बादल हैं, जैसे घन यू श्याम। अब बादलों को, शाम को किसकी संज्ञा दे दी, किसकी संज्ञा दे दी, देखो बादलों को किसकी संज्ञा दे दी। अब घन यू श्याम, बादल हैं जो कि घने हैं, बिल्कुल बादल हैं जो कि क्या है, घने हैं। अब देखो चंद्रमुखम, अब मुख है, मुख को किसकी संज्ञा दे दी, चंद्रमा की संज्ञा दे दी। ठीक है, ऐसे ही शैलोन्नतम, उन्नत है जो शैल। ठीक है, ऐसे ही वज्र कठोरम, कठोर है जो वज्र। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर उपमेय और उपमान कर्मधारय हो गया। ऐसे ही उपमानोत्तर कर्मधारय, बाद में जो उपमान दी गई है उसकी पर वो वाला कर्मधारय। अब देखो इसमें क्या है, पुरुष व्याघ्र, पुरुष है जो कैसा है, व्याघ्र के समान है। ठीक है, पुरुष सिंह, पुरुष है जो सिंह के समान है। इसी तरह से मुखम कमलम, मुख है जो कमल के समान है। और पुरुष नाग, पुरुष है जो नाग के समान है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय, अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय। अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय में क्या होगा, देखो विद्या धनम, क्या होगा, विद्या धनम। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, विद्या एव धनम। विद्या धनम का विद्या ही सबसे बड़ा धन है। मतलब ये हमको बिल्कुल हमारे पास में क्या है, शाश्वत सत्य है कि विद्या ही सबसे बड़ा धन है। ये पहले से ही हमारे मन में अवधारणा है ना। ऐसे गुरुदेव है, तो गुरु जो है वो देवता है, ये अपन इसमें अपन को कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही तपोधनम, तपस्या ही धन है। वेद एव संपत्ति है, वेद ही संपत्ति है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अवधारणा पूर्व कर्मधारय समास हो गए। कुल मिलाकर के क्या होगा, इसमें विशेषण और विशेष्य ही आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, अब आपको क्या करना है, गृह कार्य में कर्मधारय समास को आपको लिखना है और याद भी करना है। अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानाम विग्रह अथवा विग्रह पदानाम समास कृत्वा समास नामापि लिखिते। घन यू श्याम इति, ये आपको लिखना है। ठीक है, चंद्र यू मुखम, ये भी आपको लिखना है।
ठीक है। अगर आप लिख सकते हो तो आप, वैसे तो ये कर्मधारय समास है, अपन ने चूंकि कर्मधारय समास को पढ़ा है, लेकिन यदि आप लिख सकते हो बेटा तो आपको निश्चित रूप से इसमें यह भी लिखना है कि इसमें ये उपमान उपमेय है, ये विशेषण विशेष्य है, ठीक है, ये उपमान उत्तर है ना। इस तरह से आप मुझे बताएंगे। विद्याधनम, ठीक है ना, विद्याधन को बताओगे। पीतम अंबरम इति, इसका आपको समस्त पद बनाना है, ठीक है। समस्त पद, अब इसको अपन क्या, जैसे मान लो अब ये है, ये तो समस्त पद है, और ये है, ये क्या है, विग्रह है, ठीक है। मान लो विद्याधनम है अपने पास में, विद्याधनम है, ठीक है। अब ये तो क्या है, विद्याधनम तो क्या है, समस्त पद बना हुआ है। ऐसे ही पुरुष सिंह है, ये क्या है, समस्त पद बना हुआ है, और ये क्या है, विग्रह किया हुआ शब्द है। अब इसका तो हमको समस्त पद बनाना है, ठीक है, इसका तो क्या बनाना है, समस्त पद बनाना है, और इसका क्या करना है, हमको विग्रह करना है, ठीक है। इनका सबका, इसका क्या करना है, हमको विग्रह करना है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो चंद्र इव मुखम है, चंद्र इव मुखम है अपने पास में, ये देखो चंद्र इव मुखम है, तो चंद्र इव मुखम को क्या बनाएंगे अपन, इसका समस्त पद बना देंगे, ठीक है। इसका भी हम समस्त पद बनाएंगे, ठीक है ना, ये ऑलरेडी विग्रह किए हुए हैं, ठीक है बेटा। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इस तरह से हमारे पास में प्रश्न बनेंगे और आपको इनके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको अच्छे से पढ़ना, एक बार आप उधर से पढ़ना, जो आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताया है उसको पढ़ना पहले, फिर यहाँ पे आना। तो आप ये कोशिश करना कि इनके आंसर स्वयं निकालें, वहाँ से उत्तर टिप करके मत देना, ठीक है। अपने आप निकाल करके देखना, यदि आपको आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप एक बार देख करके पहले कॉपी में लिखें और फिर उसको पुनः याद करके फिर मुझे आप टेस्ट दें, ठीक है बेटा। इससे आपकी तैयारी भी होती जाएगी और आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। और इस तरह के जो प्रश्न हैं, जैसे मान लो हमने चैप्टर पढ़ा, तो मान लो समाज से रिलेटेड कोई भी प्रश्न यदि आपके पास आता है तो आप वैसे ही सॉल्व कर लोगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको समास आ गया तो आप उससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे, कर लोगे ना। जैसे मान लो मैथ्स के अंदर आपको परमेय पढ़नी है, परमेय के आपको सूत्र याद हो गए, या बारंबारता में आपको सूत्र याद हो गए, है ना, बारंबारता सारणी पढ़ रहे हो, सूत्र याद हो गए, तो उससे रिलेटेड सारे सवाल अपने आप सोल्व कर लेते हो ना। या फिर एक एक सवाल अपन रटते हैं, नहीं रटते ना। इस तरह से ही संस्कृत में भी होता है कि यदि आप इनसे रिलेटेड, अगर आपने मान लो समास, अगर आपको डायरेक्ट समास ही आ गए तो इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, चाहे कोई भी प्रश्न आ जाए आपके पास, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।